हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो और आप सभी के लिए दोस्तों हाजिर हो चुका है महातांडव वीडियो हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग मैक्सिमम सवाल, इसमें बहुत सारे सवाल देखेंगे और इसमें से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि दूसरा भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो भी एग्जाम में आप लोग बिल्कुल उसको फोड़ क्या हो। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ महातांडव वीडियो के लिए। सभी दोस्तों को शेयर कर देना। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो आप लोग हर एक सब्जेक्ट में चाहते हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हर एक विद्यार्थी आपके जो भी कांटेक्ट में है सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो से आप लोगों का एग्जाम काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसमें हम लोग मैक्सिमम जितने सारे क्वेश्चंस आप लोग चैप्टर्स में हैं जो आप लोग का पार्ट से पूछा गया है, क्योंकि लेटर तो मैं बता ही दिया हूं पहले ही, ठीक है, पैसेज तो आप लोग खुद से पढ़ लोगे। तो ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एक विद्यार्थी के लिए कि आप उसको शेयर करोगे तो उसका भी लाभ होगा, क्योंकि उसको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक वीडियो में ऐसा रिवीजन का वीडियो फिर कहीं नहीं मिलेगा और इतना अच्छा। तो चलिए शुरू करें इस वीडियो को। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मैं फिर से कह दूं, नेक काम कर ही दीजिए जल्दी से फटाफट। सभी को अभी तक नहीं शेयर किया तो कर दो, उनका भी अच्छा होगा और वो आपको दुआ ही देंगे तो आपका जरूर अच्छा होगा, साथ में हमारा भी अच्छा होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और धाकड़ तरीके से हर एक क्वेश्चन में महातांडव मचाते हैं। कल के एग्जाम ये महातांडव करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। दोस्तों तम मतलब होता है अंधकार, अंधियारा या कोई नेगेटिव चीज, ठीक है। अंधकार मतलब ही होता है तम। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अंग्रेज शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली है। देखिए तम मतलब अंधकार होता है, इसलिए कवि ने क्या कहा कि अंग्रेज का जो शासन था वो तम के प्रभाव जैसा था, क्योंकि अंग्रेज का शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यह अंधकार का मतलब अन्याय से है। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे। दोस्तों अंग्रेज हम लोगों पर क्या नहीं किए थे, हम लोग के पूर्वजों को पता है किस प्रकार कहर ढाए थे, मारे थे, पीटे थे, मतलब कितने प्रकार के जुल्म किए थे और कितना अन्याय किए थे। अधिकार नहीं दे रहे थे, मतलब किस प्रकार सभी से काम करवा रहे थे, उनको पैसा नहीं दे रहे थे। हमारे देश में आकर हम लोग के साथ किस प्रकार अन्याय कर रहे थे। तो इस प्रकार कवि ने कहा, इसलिए क्या कि अंग्रेज का जो शासन प्रणाली था वो तम के प्रभाव जैसा है। ये अंधकार है, काली है, बिल्कुल अन्याय है, ठीक है। तो यहाँ पर अंधकार का मतलब अन्याय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेखिका महादेवी वर्मा ने माँ के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। जो महादेवी वर्मा जो बचपन वाला पार्ट है, ठीक है, वो बचपन के दिन, उसमें दोस्तों मतलब अपनी माँ के किन किन व्यक्तित्व का उल्लेख किया है उन्होंने। तो देखिए क्या क्या चीज किया है। लेखिका महादेवी वर्मा ने माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या? सबसे पहला, उनके परिवार में केवल उनकी माँ को ही हिंदी आती थी। पहला क्या उल्लेख किया कि उनके परिवार में बाकी किसी को हिंदी नहीं आती थी, सिर्फ उनकी माँ को ही हिंदी आती थी। नेक्स्ट, वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। उनकी माँ जो थी दोस्तों पूजा पाठ किया करती थी। उनकी माँ को थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती थी, समझ गए। उनकी माँ को हिंदी तो आती ही थी बट थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती थी, और संस्कृत आएगा तो पूजा पाठ करेगा ही ब्राह्मण लोग, ठीक है, हम लोग। चाणोदय गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, और गीता में क्या उनको विशेष रुचि थी। तो ये चार चीजों का दोस्तों यहाँ पर उल्लेख किया गया है, पाठ में महादेवी वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से सीधी साधी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। होता है क्या, जब लड़के वाले देखने आते तो कहा जाता है लड़कियों को कि चुपचाप रहना, ज़्यादा बोलना नहीं, अगर कोई लोग कुछ बोले तो ठीक से जवाब देना, इस प्रकार से बिल्कुल सीधी साधी दिखना, कम बोलना, ठीक है, हाँ में सर हिलाना और मुंडी झुकाई हुए रखना। तो इस प्रकार वो कहते हैं क्या कि सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना बिल्कुल उचित नहीं है। उचित नहीं है क्यों? क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं होती, ठीक है, बस उसको जैसा बोलो वो करेगा, मारो पीटो जो है। वो कोई कठपुतली भी नहीं होती जिसे हम अपने इशारों पर नचा सके, ठीक है। वहां पर क्या कहा जा रहा था, यहाँ पर कहा जा रहा था कि चुपचाप रहो, ज़्यादा बोलो नहीं, अगर कुछ बोला तो चुपचाप सहन कर लेना। तो ये बिल्कुल गलत है। लड़की कोई मेज कुर्सी नहीं है कि अपना मन जो करे, ठीक है। तो और वो अपना हमारे इशारों पर नचने वाली कठपुतली भी नहीं है लड़की, ठीक है, उनको हर एक तरह का अधिकार है। तो ये चीज़ यहाँ पर वो रामस्वरूप जो है रामस्वरूप उमा के लिए इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे कि चुपचाप रहे, ज़्यादा बोले नहीं, ठीक है। लेकिन ये अनुचित था। क्यों? क्योंकि लड़की भेड़ बकरी नहीं होते, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती है। माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। देखो कितना अच्छा है। माटी वाले का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि जिससे वह अपना
तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। देखिए क्या कहा गया है, आप लोगों को मान लीजिए कोई रोटी खाने को देगा तो रोटी गिनेंगे, मतलब क्यों कि कितना रोटी है, चलो भाई इतना रोटी मिल गया। तो माटी वाले के साथ वही है क्या, माटी वाली रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, वो कितनी गरीब थी, फटेहाली आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर मेहनत करके अथक परिश्रम करती थी, फिर भी इतना कमा नहीं पाती थी जिससे वो अपना पेट भर सके तथा अपने बूढ़े पति का पेट भर सके। ठीक है, तो इस प्रकार जो रोटी गिन रही थी वो उसकी गरीबी को दर्शा रहा था, ये कितनी गरीब है, वो कितना तंगहाली में वो जी रही थी। समझ गए, क्योंकि यहाँ तो अमीर लोग रोटी गिनते क्या, फेंक देते हैं ना, गरीब गिन गिन के रोटी खाते हैं। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों क्या, और हाँ ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। आधा घंटा 1 घंटा जितना भी वीडियो है, आप मुझे तो अभी पता नहीं कितना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन है टोटल, उसको आप देख लोगे ना तो एग्जाम में कहीं ज्यादा अपने दोस्तों से कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्म करोगे, अपना स्थान कहीं ऊपर पाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा से समझ लो। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ो तो जल्दी से जुड़ सकते हो, वहाँ भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे। देखो, एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? तो देखो, कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? श्री कृष्ण उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह उनके लिए आराध्य देव है। ठीक है, उन्हीं की पूजा करते थे, इसीलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण और प्यारी है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कामरिया अपने साथ रखते थे। गायों को जब चराते थे तो लकुटी और कामरिया मतलब कमर में कुछ बांधते होंगे, ठीक है, और इनको अपने साथ रखते थे जब यह कोई साधारण वस्तुएं ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। और कवि को कृष्ण से संबंधित हर एक वस्तु से प्रेम है उनको। ठीक है, अपना यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार है। ठीक है, कृष्ण की जो लाठी है, लाठी मतलब लकुटी या लाठी को कहा गया है, और कंबल कामरिया मतलब कंबल को शायद कहा गया है। ठीक है, तो कंबल के लिए कवि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार है। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी होता है, क्योंकि वह समस्त सुखों को मात देने वाला होता है। समझ रहे हो, श्री कृष्ण ने जो वस्त्र धारण किया है, जो वस्त्र उनके साथ है, उनको कभी को उनसे बेहद लगाव है, उनका हर एक चीज से लगाव है। जैसे आप लोग भी किसी का फैन होते हो ना, तो उसका हर एक चीज से वो जैसा ड्रेसअप करते हैं आप भी वैसा ड्रेसअप करने लगते हो। ठीक है, जैसे फैशन किससे सीखते हो? बस जो हीरो हीरोइन, लेकिन उसका मत सीखो यार। ठीक है, आप अपना चीज करो, किसी के पीछे मत भागो। ठीक है, ऐसे भी आजकल का जो हीरो हीरोइन होते हैं वो तो फिर समझ ही लो, उसका फॉलो करोगे तो फिर जिंदगी अंधकार ही है। ठीक है, तो इस प्रकार श्री कृष्ण के जो उनको फॉलो करते थे, उनके बहुत प्रेम था उनसे कवि को, तो उनके हर एक चीज़ को फॉलो करते थे और उन पर सर्वोच्च अनुसार करने को तैयार थे, क्योंकि उससे उनको बेहद प्रेम था। अगला सवाल है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो देखो, आधा रात में जब कोयल चीखती है तो कवि क्या सोचता है? तो जब आधे रात में कोयल चीखता है तो कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं। जैसे कोयल या तो पागल तो नहीं हो गई है ना, या कोई संदेश लेकर आई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या वह किसी की कैद में है जो उसे पेट भर खाने को नहीं देता, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित हो। क्रांतिकारी मतलब जो काल कोठरी में बंद है, ठीक है, जिनको यातनाएं दी जा रही है, उनके लिए वो दुख प्रकट कर रही हो, द्रवित हो गई हो, ये सारा चीज हो सकता है, ये कवि सोच रहा है। अगला सवाल है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत किया है? तो देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज से पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। मतलब पुरुषवादी मानसिकता मतलब क्या? पुरुषों को ज्यादा अधिकार मिलना, पुरुष ही मैक्सिमम काम करेंगे, औरतों को वहां पर कम दर्जा दिया जाता है, औरतों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो यही जो सोच है पुरुषवादी का, ठीक है, उसको उखाड़ फेंकना चाहता था जो फिर रीढ़ की हड्डी जो एकांकी उसमें। ठीक है, पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो रहा। आप लोग देखे होंगे विदेशों में, अमेरिका में, ठीक है, बाकी दूसरे देशों में क्या होता है कि औरतें भी बराबर हकदार है, औरतें भी बराबर काम करती है, लेकिन भारत में क्या होता है, उतनी औरतें काम नहीं करती है, वो लोग घर को ज़्यादातर संभालती है। ठीक है, तो इसलिए भारत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रही है, साथ ही अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता भी जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हालांकि आजकल दोस्तों बहुत स्थिति में सुधार हुआ है। लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के घेरे में जकड़ कर रखा जाता है, उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम उन पर थोपे जाते हैं। उनको कहा जाता है कि यार बाबू घर से मत निकलो, ठीक है, बहुत सारे नियम थोपे जाते हैं, ज़्यादा देर तक दोस्तों के साथ मत घूमो, लेकिन लड़के यार कुछ भी आवारा करके घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार लेखक इस पाठ के माध्यम से समाज में व्याप्त संगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। यहाँ पर लड़की को पढ़ने का छूट नहीं मिलता है, लड़के पढ़ने बाहर चले जाते हैं, बट लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। तो ये बहुत भेदभाव है अब भी हमारे समाज में। साथ ही महिलाओं को पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से जीने पर भी बल देता है।
ठीक है, आकृष्ट करना चाहता है और साथ ही महिलाओं को पूर्ण रूप एवं स्वतंत्र रूप से जीने पर भी बल देता है, जिससे एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके तथा समाज का विकास किया जा सके। कवि के मानना है कि ये जो विसंगति है इसको दूर होना चाहिए। मेघ आए कविता शीर्षक कविता में प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। तो देखो क्या है, मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगता है। आप लोग देखे होंगे, अभी तो बारिश का मौसम होगा ना, अभी पूरा हवाएं चलती है मस्त मस्त, शाम को तो डेली ही बारिश हो रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। तो मेघ के आने पर हवा तेज चलने लगती है, बिल्कुल एकदम पूरा हवा में एकदम मन मस्त हो जाता है ना। उसी प्रकार तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है। अब तो ये डरावना वाला बात हो गया ना, लेकिन उस प्रकार होता है हवा में, आप समझ सकते हो इसको एक अलग ही वे में देखो किस प्रकार पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां हवा से बंद होते हैं खुलते हैं, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में भी उथल पुथल होने लगता है। इसके अलावा आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिससे आप सभी डर जाते हो। कितना कुछ बस जो होता है वो सब लिख देना। आप लोग तो डेली देख रहे हो ना, हो सकता है एग्जाम के टाइम भी बारिश हो जाए तो उसको देख देख के लिख देना, मेघ जब होता है तो क्या होता है। वालिका मैना ने सेनापति हे को अपनी कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो देखो क्या क्या तर्क दिया वो देखो। मैना ने क्या कहा, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष। देखिए वहां पर जो नानाजी ने शस्त्र उठाया था, ठीक है, तो उसमें उनका उनका दोष था, ठीक है, दोस्त हालांकि नहीं था क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मैना ने ये अपने घर को बचाने के लिए तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इसमें मकान का क्या दोष है, तुम मकान को क्यों तोड़ रहे हो, जब अंग्रेज उनका मकान को तोड़ने आए थे। मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसको तोड़ भी दे दो तो आपकी कोई उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, और यह मेरे मतलब मैना के लिए क्यों, क्योंकि मैना के लिए बहुत प्रिय स्थान था, उनके पिताजी की एकमात्र धरोहर था वो। अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए, और अंत में दोस्तों अपना परिचय दिया और कहा कि वो उसकी जो पुत्री है सेनापति हे कि उसकी दोस्त है, तो उसकी रक्षा तो उन्हें करनी चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया था मैना ने, समझ गए। अगला है मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है। तो देखो मेघ आए वाला भी सुनो, तो बताओ ना, बताया ना मैंने कहानी आपको, फिर से देखो इसमें बादलों को किसके समान बताया गया। तो देखो मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है, क्योंकि बादल गांव में उसी तरह से सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद सज धज कर आता है। शहरी दामाद देखो आप लोग तो कमेंट में बोलना किस प्रकार का चश्मा लगा के सूट पैंट टाई बूट बांध के सब पहन कर आते हैं, उसी प्रकार कहा जा रहा है। या इन बादलों का इंतजार भी दामाद की ही तरह किया जाता है, ठीक है, बादल का इंतजार कि किसान कब जाके बादल बरसेंगे, पानी गिरेगा और पानी होगा फिर खेती होगी, तो उसका भी इंतजार किया था जैसे शहरी दामाद का इंतजार किया जाता है, उस प्रकार से। आगे देखो क्या बोल रहा है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखो क्यों नहीं था, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी, ठीक है, अपने आर्थिक मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी हुई थी, ठीक है, घर में बूढ़ा पति था उसका, उसे ही काम करके लाना पड़ता था। निम्न स्तर की जीवन जीने वाली महिला थी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था उनके पास रहने का, मतलब खाने पीने को। अपना तथा बूढ़े का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता। और मान लो सुबह उठकर माटी बेचने जाती, माटी लाती माटा खाना से, फिर उसको माटी को बेचती, दिन भर इसी में पार हो जाता। अपनी इस दिनचर्या को वो नियति मानकर चले जा रही थी, और उसने यही मान लिया कि चलो मेरी नियति में यही है, मुझे यही करना है। और ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने यही सोच लिया था कि यही है, यही मेरा काम है, यही मुझे करना है। और ऐसे भी दिन भर माटी बेचती थी, शाम को आती थी फिर सो जाती थी, ठीक है, तो उसके पास सोचने का समय ही नहीं था, ठीक है। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो उनके पास खाली समय ही नहीं था। सुबह जाते थे माटी बेचने, शाम को आता था, बूढ़े पति को खिलाती थी फिर सो जाती थी, तो इस प्रकार उनके पास समय ही नहीं था। तो यार आप भी बिजी रहो ताकि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, वक्त है यार, बाजी जरूर मारोगे। अगला सवाल देखो, बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। तो देखो बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर हुआ। क्या हुआ, कविता यहाँ पर देखो, बच्चों को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी हुई सड़क पर जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुआ, या लिखना कवि को पीड़ा हुई, ये चीज लिख देना, ठीक है, जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई। ये बच्चे कारखानों और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। समझ रहे हो कि किस प्रकार कम कपाती ठंड, ठिठुर जाते हैं सब लोग, उस ठंड में बच्चे उठकर काम करने जा रहे थे, और वे अलग अलग कारखानों में अलग अलग स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे।
खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते थे, कविता को काफ़ी पड़ी हुई है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं उस उम्र में वो लोग काम पे जा रहे थे, तो उसको देखकर काफ़ी यहाँ पर पीड़ा हुई कवि को। ठीक है, आप लोग देखेंगे अमीर घर के बच्चे जो जिस एज में खेलते हैं कूदते हैं उनमें उनका माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, उसी उम्र में गरीब के बच्चे कमाने लग जाते हैं। ये होता है दोस्तों डिफरेंस। भूख तो अपने में एक साग होती है, ऐसा किसने और कब कहा? तो भूख तो अपने में एक साग होती है का आशय यह है कि यदि भूख लगी हो और सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग होने ना होने का परवाह नहीं करता। देखिए, साग का मतलब कहा जा रहा है कि रोटी के साथ खाने के लिए कुछ चाहिए, समझ रहे हो? तो अगर आपको भूख है ना, तो आपको भूख के साथ अगर रोटी के साथ साग भी नहीं मिले, क्योंकि रोटी और साग मिलाकर खाओगे। ठीक है, हालांकि अभी अगर रोटी साग और किसको देगा तो उठा के मारे एक थापड़, बोले रोटी साग खाने को दे रहे हो, लेकिन सोचोगे किस प्रकार की गरीबी था माटी वाली का कि वो मतलब क्या ही कह रहे थे, अगर रोटी के साथ साग मिल जाता तो कितना बड़ी बात होता। ठीक है, बड़ा बात होता। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि सामने अगर रोटियां हो तो व्यक्ति साग ना होने पर परवाह नहीं करता, बल्कि खाना शुरू कर देता है। भूख उसे रोटियां खाने पर विवश कर देती है। उक्त वाक्य का घर की मालकिन ने तब कहा जब माटी वाली उनकी दी हुई एक रोटी को चबा चबा कर चाय के साथ गले से नीचे उतार रही थी। जब माटी वाली वो रोटी खा रही थी चाय के साथ, तब उस घर की मालकिन ने कहा था ये चीज़। ठीक है, माटी वाली से मालकिन ने तब कहा जब माटी ये तो हाँ, जब माटी वाली ने मालकिन से तब कहा जब माटी वाली उनकी दी हुई चाय को ये तो हम बता ही दिए ना, उतारे, इसको दोबारा मत लिखना, ये तो यहाँ पर बता ही दिए। ठीक है, तो इसको आप मत लिखना। आगे तो क्या है कि माटी वाले ने मालकिन से कहा कि चाय तो बहुत अच्छा है, साग बन जाती है, चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाती है ठाकुरान जी। यानी साग का अर्थ है कि रोटी के साथ खाने के लिए। आप लोग भी चाय रोटी डुबो कर खाते होंगे ना, आराम से एकदम मस्त सा। चलो, बहुत किसी के मन मुंह में पानी भी आ गया होगा क्या? अरे तो कभी माखनलाल चतुर्वेदी को बोलेगा सर रोटी चाय से किसको पानी आता है? बर्गर पिज्जा खिलाइए तो पानी आएगा। चलो भाई, वो भी खा लेना, पढ़ लो भी। कभी माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो देखो, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता में उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। वो कोयल से क्यों ईर्ष्या थी, मतलब कोयल से उसको कवि को गुस्सा क्यों आ रहा था? क्योंकि कोयल खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ रही थी, जबकि कवि क्या था, काल कोठरी में कवि बंद था और वो अपने मन से कुछ बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, उसके लिए तो रोना भी एक गुनाह, अगर रो भी देगा तो फिर उसके लिए उसे दंड मिल जाएगा। मतलब अपने मन के अनुसार कुछ भी वो नहीं कर सकता। इसलिए वो कोयल को देखकर ईर्षित हो रहा था कि वो कितना स्वतंत्र है, आराम से खुले आकाश में घूम रही है, चहचहा रही है। बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताओं को आप अपनाना चाहेंगे? तो क्यों? देखो, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं को हम अपनाना चाहेंगे। सबसे पहला, पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। उसे अपना पैतृक धरोहर जो उसका पिता का निशानी था उससे बहुत प्रेम था और देश प्रेम की भावना थी उसमें। ठीक है, निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना। ठीक है, निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना, यानी कि वो निर्भय था और आत्म बलिदान मतलब क्या, अपने खुद की प्राणों की आहुति भी वो दे सकते थे देश के लिए। ठीक है, उसमें कोई डर नहीं था और देश के प्रति खुद का प्राण को भी न्यौछावर कर देती। तो इस प्रकार की भावना थी उनमें। वो एक साहसी तथा वाक चतुर, साहसी थी और बोलने में भी एक्सपर्ट थी बहुत। ठीक है, भावुकता और तर्कशीलता भी थी उसमें। भावुकता भी थी कि हाँ, चीज़ों पर रो भी देती थी कभी कभी, और तर्कशीलता भी थी कि तर्क करके वो तर्क भी कर सकते थे किसी भी मुद्दे पर। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन किन, दोस्तों ये तो मैंने आप लोग बता ही दिया आप लोग को पहले। दूसरा नंबर सवाल ये था, चलिए इसको छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, क्या है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो देखिए, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में भी उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए हो, कुछ भी बनाए, बट उसे ब्रजभूमि का ही बनाए। वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। ठीक है, ब्रजभूमि जहाँ पर श्री कृष्ण जी रहते थे, तो वो चाहते थे कि किसी भी हाल में वो ग्वाला बने, पक्षी बने, पेड़ बने, पशु बने, कुछ भी बने, पत्थर, यहाँ तक कि अगर कुछ नहीं मिला तो पत्थर बना दो, बट प्लीज़ प्रभु कृपा करके मुझे ब्रजभूमि में ही रखना, वहाँ से दूर मत करना। ठीक है, तो कभी क्या चाहते थे, रसखान का प्रेम इस प्रकार से व्यतीत हुआ। समझ रहे, आपको आप कभी कहोगे कि इस प्रकार भी मुझे कहीं पर होना जन्म, मेरा जन्म कहीं और दे, इस प्रकार मुझे उनसे प्रेम है। ठीक है, किस प्रकार प्रेम था कि बोल दिए कि पत्थर भी बनाना, लेकिन मुझे उसी जगह का बनाना। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो देखिए, कथा वस्तु के आधार पर हमें उमा इस एकांकी के मुख्य पात्र लगते हैं, क्योंकि दोस्तों उमा के इर्द गिर्द ही पूरा कहानी घूमती है। उमा के मतलब आधार पर ही पूरी कहानी घूमती है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि शादी के टाइम जिस पर लड़के वाले देखने आता तो कहता है बिल्कुल माथा नीचे करके रखना, ठीक है, ज़्यादा बोलना मत, ज़्यादा पढ़ी लिखी मत दिखना, ज़्यादा एक्सपर्ट मत बनना। तो इस समाज की जो गलत धारणा है उसको वहाँ पर चोट करता है कवि इसके द्वारा। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों को भारी पड़ता हुआ उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सभी जितने सारे बाकी लोग थे सभी पर जो उमा का जो यहाँ पर पात्र है वो सबसे भारी था, सबसे मजबूत था। लेखिका माधवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में कर। देखिए, लेखिका छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इनमें मराठी, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थी। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेद होते हुए भी उनकी पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। सब हिंदी में पढ़ती थी, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में वे अपने ही भाषा में बातचीत करती थी। सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। चाहे कोई भी भाषा के, कोई भी आदमी, कोई भी जाति का यहाँ पर थी, वो लोग सब में आपस में बहुत बेहद प्रेम था। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। वो लोग हिंदी बोलता था, ठीक है, हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदली सब सिखाया जाता था वो लड़कियों को, ठीक है, बोलने वाली लड़कियां थी। लेकिन अब अपने आसपास में अपनी भाषा बोलती, जैसे अपने दोस्त के साथ अगर कोई हिंदी है तो उसके साथ हिंदी बोलेगा। इस प्रकार मतलब किसी को इससे भेद नहीं था कि हाँ चलो भाई मैं इस भाषा में बात नहीं करूंगा, इससे मिलकर नहीं रहूंगा, ये अलग जाति का, ऐसा नहीं था। अगला है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया। देखो, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए करती है जो कृष्ण धारण करते थे, ठीक है, करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान सर पर मोर का मुकुट धारण करते थे उसी प्रकार सखी को भी कहा कि आप भी मुकुट धारण कर ले मोर पंखों का, गले में कुंजी की माला पहन ले, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान मतलब पशुओं को चराते थे उसी प्रकार कहा जा रहा है कि आप भी उसी प्रकार सारा वस्त्र धारण कर लो और पशुओं के पीछे विचरण करें, यानी पशुओं के साथ रहे या फिर उनका देखभाल करें। अगला सवाल है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? तो देखिए, मैना अपने मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह उसी मकान में पली बड़ी थी। वह मकान उसकी पैतृक धरोहर थी, इसलिए उस मकान को बचाना चाहती थी। उसी मैना की बचपन की पिता की परिवार की उसी में, मतलब वो जो घर था उसी में मैना की बचपन की पिता की परिवार की यादें समाई हुई थी। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। नाना साहब ने अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचा था। नाना साहब ने क्या, अंग्रेज सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी। अंग्रेजों के लिए वो राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था, ठीक है। और जब इस प्रकार जो हानि पहुंचाया था तो अंग्रेजों के लिए जो नाना साहब का घर था, ठीक है, जो महल था, वो उनके लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, दुश्मन, हाँ, उनके दुश्मन नाना साहब की उसका निशानी था। वे उनकी हर एक निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ न उठाए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या, नाना साहब के घर भी तोड़ने के लिए चले गए थे, लेकिन मैना फिर भी नहीं रोक सके थे, लास्ट में घर तोड़ ही दिया था। आगे देखो क्या है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करे। तो देखो, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। शमशान उजड़ना मतलब क्या, वहाँ जो जहाँ रहते हैं वो चीज़ तो ही तोड़ देना। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है और अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। विस्थापन मतलब वहां से जाने से ज़्यादा उसके पति के अंतिम संस्कार की चिंता हो रही थी। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं, उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसी दुख के आवेश में व्याख्या करती है, ठीक है, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। समझ गए? आगे तो क्या, लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता ही है कैसा था, मैंने बताया था, लेकिन और एक बात सुन लो। लेखिका महादेवी वर्मा बचपन अर्थात 20वीं शताब्दी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच अच्छी नहीं थी। महादेवी वर्मा जो यहाँ पर के बचपन जो कविता उस पाठ है उसके अनुसार क्या कहा गया, तब लड़कियों के बारे में उतनी सोच अच्छी नहीं थी समाज की। लोग लड़कियों को बोझ समझकर उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है। वे लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। पहले क्या था, लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार देते थे, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, ये तब का सिचुएशन है। अगला सवाल है, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? दोस्तों इसके बाद एक अंतिम सवाल रहेगा आप लोग का इसके बाद, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को देखिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम में मिलेगा। सर टॉमस हे के मैदान पर दया भाव क्या कारण थे? सर टॉमस के मन में मैना पर दया भाव, ठीक है। तो सर टॉमस के मन में एक छोटी सी बालिका के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया क्योंकि वह तो एक छोटी, ईमानदार और प्यारी बालिका थी। सर टॉमस हे स्वभाव से कुछ दयालु थे क्योंकि वे स्वयं एक पुत्री के पिता थे, ठीक है, और उस स्वभाव से भी कुछ दयालु थे, क्यों, साथ में एक पुत्री के पिता भी थे।
तो उस पुत्री का दर्द वो समझ सकते थे, ठीक है, इसलिए उस पर दया उसको आ गया था। और अंतिम सवाल हम लोग आए दोस्तों कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं है, कभी स्वाधीनता सेनानी है, वो स्वाधीनता भारत की रक्षा में, ठीक है, आज़ाद कराने के लिए उन्होंने वो जेल गए हैं हथकड़ी पहने। तो क्या उनके लिए वो हथकड़ी नहीं है, वो तो गहने हैं। कभी ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई है, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए हथकड़ियाँ बंधन न होकर गहना बन गई है, ठीक है। हथकड़ियाँ बांधे तो बांधे, लेकिन उनके लिए हथकड़ी हथकड़ी नहीं है, वो क्या है, गहना है एक प्रकार का, जो देश प्रेम में उनको मिला है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का टॉप 25 क्वेश्चंस, और आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अभी हिंदी का एग्जाम कल है सेकंड शिफ्ट में, उससे पहले बहुत सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी का आएगा, फिर इंग्लिश का भी आएगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी दोस्तों को प्लीज़ 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 शेयर कर देना ताकि सभी को पता चले। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलो सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।